Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Financial Reporting Classes. तो आज हम नेक्स्ट जो सेकेंड लेक्चर ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एक बेस क्रिएट किया था कि व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट, फिर बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आते हैं, उसके एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था सर बोरोइंग कॉस्ट से। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर? एक इंटरेस्ट आएगा और एक अदर कॉस्ट आएगा। क्या आएगा सर? एक इंटरेस्ट आएगा और एक अदर कॉस्ट आएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट वेरी सिंपल। इंटरेस्ट कॉस्ट समझो मैंने टर्म लोन लिया है, समझो मैंने कोई भी डिबेंचर्स लिया है, मतलब डिबेंचर इशू किया है, डिबेंचर्स के थ्रू मैंने कैश रेज किया है। फिर उसके बाद या कोई भी लोन लिया है उसमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा वो इंटरेस्ट मेरा क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट है। सिंपल। जो वो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा क्या है सर? इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, या फाइनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम। देन उसके बाद आता है सर अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मतलब क्या है सर? अदर कॉस्ट समझो फॉर एग्जांपल मैंने टर्म लोन लिया, अब टर्म लोन में प्रोसेसिंग फीस लगेगा। फिर उसके बाद क्या है? बहुत सारे प्रोसेसिंग फीस लगते हैं। फिर ब्रोकरेज कॉस्ट भी लग सकता है कब कभार। कब कभार जो है ना ब्रोकरेज कॉस्ट, अंडर अगर डिबेंचर्स इशू किया है फिर अंडरराइटिंग कमीशन होगा। ये सारे जो है ना अदर कॉस्ट है। ये अदर कॉस्ट जो है दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, राइट। डायरेक्टली अगर मैं फंड्स रेज करता ही नहीं तो फिर ये कॉस्ट मुझे इनकर होता ही नहीं। तो ये वाला जो कॉस्ट है ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है सर। ये दो चीजें हम इंक्लूड करते हैं इन बोरोइंग कॉस्ट, राइट। लेकिन अभी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम एक्सक्लूड करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सक्लूड करते हैं। क्यों एक्सक्लूड करते हैं देखते हैं, अब उसका देखना है अभी डिटेल में। नेक्स्ट में ये देखेंगे क्यों, क्या अब देखेंगे। ठीक है सर। अब कंपोनेंट्स में आए थे, फिर आगे इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट की कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट्स में सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट का सबसे कैसे कंप्यूट करना है। इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट का जो इंटरेस्ट जो है ना कैसे चार्ज करेंगे, कंप्यूट कैसे करेंगे वो सीखा था। कैसे चार्ज करेंगे सर? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी चार्ज कर सकते हैं, बट जब भी अदर कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, जब भी सर अदर कॉस्ट इंक्लूड होगा, टू कवर अप दी अदर कॉस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करने कैसा है? हम 109 का जो है ना मेथड, दैट इज आईआईआर कंप्यूटेशन का मेथड, वो सीखा था कि कैसा कंप्यूट करते हैं। जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे सर, तो फिर इन द एंड मेरा इनफ्लोस इज इक्वल टू मेरा आउटफ्लोस हो जाएंगे, राइट। वेरी वेरी सिंपल। देन उसके बाद फाइनेंस चार्जेस, ये इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। 116 में देखेंगे हम फाइनेंस चार्जेस का, और एक्सचेंज डिफरेंस हम पढ़ेंगे आगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन आता ट्रीटमेंट क्या करता है सर? ट्रीटमेंट क्या समझा था? ट्रीटमेंट हमने, अगर सर बोरिंग कॉस्ट किसके लिए है? एक्विजिशन के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर उस केस में हम उसको क्या करेंगे? उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब यहाँ पे ये एक्विजिशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, पढ़ेंगे अभी। पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो। CAP, सी क्या है? कंस्ट्रक्शन, ए फॉर क्या है? एक्विजिशन, और पी क्या है? प्रोडक्शन। ये तीन चीजों के लिए हमने क्या किया है? बोरिंग कॉस्ट इनकर किया है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर? उसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर कोई भी अदर कॉस्ट है अदर देन एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उसको क्या सर? पीएनएल में चार्ज कर लेंगे। उसको क्या करेंगे? पीएनएल में चार्ज करेंगे। ठीक है, यहां तक देगा था। फिर उसके बाद हमने जंप किया था कहां पर? क्वालिफाइंग एसेट के मीनिंग में। क्वालिफाइंग एसेट क्या है सर? विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो डिफाइन नहीं है कहीं। जो असेट है, असेट के बेसिस पे हमें क्या करना सर? असेट टू असेट क्वालिफाई होगा कि ये असेट क्वालिफाइंग असेट है या नहीं है, राइट। अब ये असेट क्वालिफाइंग या नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे? सब्सटेंशियल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मुझे दिखना चाहिए। अब सब्सटेंशियल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता नहीं है कि क्या बताया स्टैंडर्ड ने। स्टैंडर्ड ने कभी बताया नहीं है। इंडेस 23, इंडेस तुम्हारा जो एएस जो है ना, एएस बता रहा था, लेकिन यहाँ पे इंडेस 23 कभी भी बताया नहीं कि कितना क्वालिफाइंग, सॉरी कितना पीरियड इज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर यहाँ पे एसेट टू एसेट डिफर करेगा, राइट। कभी 8 महीने हो सकते हैं, 9 महीने हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हम क्या पकड़ते हैं? 12 मंथ्स का। क्या करते हैं सर? 12 मंथ्स का हम पकड़ लेते हैं एज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, राइट। क्या होना चाहिए? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ यूज और सेल। अब इसके एग्जांपल्स देखा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावरिंग प्लांट, फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ। ठीक है, आप भी लिख ले क्या? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है। ठीक है सर।
अब यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट 16 के हिसाब से हम 12 मंथ्स मान लेते हैं। इन्वेंटरीज, अब इन्वेंटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंटरीज जो है ना, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम लेता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ले रहा है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन ले रहा है, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानते हैं, और इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट हम कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग क्या है सर, इन्वेंटरीज जो रेपिटेटिव बेसिस में होते हैं, क्या है सर, रेपिटेटिव बेसिस और लार्ज क्वांटिटीज, छोटे छोटे नहीं, लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं प्रोडक्शन। लार्ज क्वांटिटीज मतलब सर, जब वाइन विस्की देखा होगा कोई मूवीज में कि वाइन विस्की कैसा बनता है, बहुत लार्ज प्रोडक्शन होता है उनका, बहुत लार्ज प्रोडक्शन और रिपीटेटिव बेसिस में चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो फिर उस केस में वैसा कोई चीज है, लार्ज वॉल्यूम में बन रहा है और रेगुलर बेसिस और रिपीटेटिव बेसिस में बन रहा है, तो फिर ये जो असेट है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इवन दो इट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? एग्जांपल किसमें हम जो बोरिंग कॉस्ट ये कर सकते हैं? कभी मोटरसाइकिल, या कार, कार प्रोडक्शन देखा है? कार प्रोडक्शन, एक एडिशन आता है कार का, ठीक है, कोई तो एक एडिशन आता है, वो एडिशन को हम बनाते हैं, बनाने के सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा, राइट, और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है, बराबर, जो है कार। तो फिर यहाँ पे ये रेगुलर बेसिस, एक कार बनाने, सिर्फ एक कार बनाने, हाँ, एक कार बनाने सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, और सब कुछ उसका कंपोनेंट्स वगैरह बहुत चीज है। तो फिर यहाँ पे ये रिपीटेटिव बेसिस में नहीं हो रहा, ये मेरा इन्वेंट्री है, नॉर्मल इन्वेंट्री है। जब कार प्रोडक्शन मेरा इन्वेंट्री है, तो फिर इसके अंदर जो है ना, बोरोइंग कॉस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ, कैन बी कैपिटलाइज्ड। बट जो रेपिटेटिव बेसिस और लार्ज क्वांटिटीज में बन रहा है, तो फिर उस केस में उसमें नहीं कर सकते सर। ठीक है, उसका एक समरी बताया था, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेना चाहिए और रेपिटेटिव और लार्ज क्वांटिटीज में नहीं बनना चाहिए। देन उसके बाद क्या है सर, एक तो वो समझ गया कौन सा सर, जो रेपिटेटिव बेसिस बन रहा है। अब क्या है, अब समझो और कोई असेट है जो मेरा इंडिया 23 के आउट ऑफ स्कोप है, क्या है सर, वो बायोलॉजिकल असेट। क्या है सर, बायोलॉजिकल एसेट। क्यों सर बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट इंड एस 41 में कवर होगा, दैट इज एग्रीकल्चर एसेट। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू बेसिस में ये होता है, क्या होता है सर, ये फेयर वैल्यू बेसिस में ये होता है, वैल्यू होता है, वैल्यूड ऑन, अच्छा, फेयर वैल्यू बेसिस। ये वैल्यूएशन क्या से होता है सर, इसका फेयर वैल्यूएशन बेसिस होता है। जब फेयर वैल्यूएशन बेसिस कोई भी चीज हो रहा है, तो फिर उस केस में वो इंड एस 23 के आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, जो भी चीज फेयर वैल्यूएशन के बेसिस में हो रहा है, तो फिर वो क्या है सर, इंडेस के आउट ऑफ स्कोप है। और यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एसेट जो है, वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया से, क्यों, वो फेयर वैल्यूएशन के थ्रू हो रहा है। वो देखेंगे हम इंडेस 41 में, कहाँ पे देखेंगे सर, इंडेस 41 में। बट बेरर प्लांट जो है, बेरर प्लांट्स, यहाँ पे बेरर प्लांट्स कौन सी इसमें कवर हो गए सर, इंडेस 16 में, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब बेरर प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हो रहा है, तो फिर उस केस में ये कवर होगा इंडेस 23 में, और इसके ऊपर अगर कुछ बोरिंग कॉस्ट इनकर किया है, तो फिर उस केस में उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक सिंपल समरी दिया था मैंने, देख लेना। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था, राइट, यहाँ तक हमने देखा था सर। चलो, तुम्हें एक एग्जांपल के साथ पूरा समराइज करता हूँ, ताकि ये जो बेस है ना, बेस क्रिएट किया, वो इजी हो जाएगा। समझो, पीपी लिमिटेड, पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है, और उसके बाद सर यहाँ पे पीपी लिमिटेड के पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में समझो, किसमें सर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, राइट। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, तो फिर इसका जो प्रमोटर है ना, दैट इज प्रमोद पत्रिपाठी, दी मिस्टर ग्रेट प्रमोद पत्रिपाठी। इसने क्या है सर, इसने जो है ना 10 लाख रुपीज दिया। ठीक है, 10 लाख रुपीज इनिशियली दे दिया, और प्रमोद को क्या मिलता है सर, इसको इन रिटर्न डिविडेंड मिलेगा, सॉरी, इन डिविडेंड, डिविडेंड नहीं, 10 लाख रुपीज, 10 लाख का इक्विटी शेयर सा, इक्विटी शेयर है। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या है, टर्म लोन है सर, राइट, क्या है सर, टर्म लोन। अब टर्म लोन है ₹5 लाख का, समझो, ये लिया है एसबीआई बैंक से। देन कम्स प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी लिया है ₹1 लाख का, राइट।
फिर उसके बाद अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स में सर, प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे डिविडेंड इज कंपलसरी, या डिविडेंड इज कंपलसरी, और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इज रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आएगा, यहाँ पे जो है ना प्रमोद पीपी लिमिटेड, पीपी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एडमिन हाउस, एडमिन ऑफिस, एडमिन ऑफिस, किसका ऑफिस, एडमिन ऑफिस खुद के बिजनेस के लिए। ठीक है, खुद के बिजनेस के लिए क्या कर रहा है, एडमिन ऑफिस क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले एक एक चीज में जाते हैं, एक एक चीज। पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन में सर, नॉर्मली इसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, बट ये खुद के लिए क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस एडमिन ऑफिस बना रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये जो है ना प्रमोद को कितना दिया, 10 लाख दिया ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, इक्विटी शेयर्स दिया। इन रिटर्न इसको क्या मिलता रहेगा, प्रमोद को क्या मिलता रहेगा बोलो, डिविडेंड, राइट, डिविडेंड। यही मिलेगा ना। अब ये आप जो डिविडेंड जो पे करते हैं, ये जो डिविडेंड पे करते हैं, इसी से हमारा केई कंप्यूट होता है, राइट, इसी से केई कंप्यूट होता है ना। एफएम का जो फॉर्मूला है वो याद कर लो, अब मुझे भी याद नहीं है एफएम का फॉर्मूला, बट केई इसी से ये होता है, कुछ डिविडेंड डिवाइडेड बाय कुछ तो रहता है फॉर्मूला, तो वो याद कर लो। अब यहाँ पे इसी से केई होता है। अब जब भी जो ओनर्स है, ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या मानते हैं सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मानते हैं हम, ओनर्स ऑफ दैट कंपनी मानते हैं ना। पीपी लिमिटेड का ओनर मानेंगे इसको, और ओनर के ऊपर जो पैसा लगाएगा, ओनर जो पैसा लगाएगा इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लगाया ना, तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ये ना कंपनी के लिए जो डिविडेंड है, दैट इज कॉस्ट फॉर कंपनी। तो ये कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करते, जो ओनर्स देते हैं, प्रमोटर्स देते हैं, ये जो कॉस्ट है ना, ये जो पैसा है, इसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर करेंगे, वो कभी भी हम बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी क्या सर, यानी जो इंटरनल 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 बोरिंग कॉस्ट है ना सर, बोरिंग कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड, यानी एक्सक्लूड करेंगे सर, इंटरनल बोरिंग कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरनल बोरिंग कॉस्ट यानी क्या, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हुआ। ठीक है, ये तक समझा, यहाँ तक समझा। तो फिर सबसे पहले जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स जो भी बोरिंग कॉस्ट है इज नॉट कैपिटलाइज्ड। रीजन समझा अभी, क्यों हम क्यों हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बोरिंग कॉस्ट का जो है ना इसमें क्यों इंक्लूड नहीं करते मीनिंग में, क्योंकि जो ओनर पैसा देगा, जो ओनर पैसा देगा उसको हम कभी एक्सक्लूड करेंगे सर, इंटरनल जो है ना, इंटरनल बोरिंग कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल। देन कम सर टर्म लोन। अब टर्म लोन लिया 5 लाख का, अब 5 लाख से जब टर्म लोन लिया, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, यस और नो। जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, दिस इज समथिंग माय एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या है सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और मुझे पे करना ही पड़ेगा। कब पे करूंगा, जब कंस्ट्रक्शन चालू होगा। बोरिंग कॉस्ट का वो क्राइटेरिया देख लेंगे कि कभी से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्या है बस इतना समझ लो कि ये बोरिंग कॉस्ट के मीनिंग में इंक्लूड होगा कि नहीं। यस सर, ये 5 लाख का ऊपर जो है ना, 5 लाख हमने पे किया है, 5 लाख लिया है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसको हम एज एन एक्सटर्नल बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना वो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। कवर्ड इन द मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, और ये एलिजिबल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट अब आया है प्रेफरेंस शेयर्स। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स में अभी क्या बोला सर, देख लो क्वेश्चन में, देख लो क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना है सर, 1 लाख का, अमाउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। डिविडेंड जो है ना ये कंपलसरी है सर, डिविडेंड इज कंपलसरी। और एक और चीज क्या है, यहाँ पे रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। चलो, एक चीज समझ लो, मैंने कब कभी तो बोला था ना कि इंडियस 32 करके एक चीज है, इंडियस 32। इंडियस 32 में सर हम क्या करते हैं सर, जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, यहाँ पे प्रेफरेंस है, और ये जो है ना, इसको हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, इक्विटी में,
और यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी में, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को एज पर इंडेक्स टू क्लासिफाई करते हैं हम इक्विटी में और फाइनेंशियल लायबिलिटी में। यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, कैसे करते हैं सर? इक्विटी शेयर होल्डर का बस सिंपल बेसिक ये बताओ मुझे, क्या मीनिंग होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का? जब भी मेरा लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन की केस में क्या होगा सर? सबसे लास्ट जो प्रेफरेंस है वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। देन और डिविडेंड, प्रॉफिट में जो शेयर है वो नॉर्मली कैसे सर, अगर प्रॉफिट बचा आफ्टर आफ्टर गिविंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आफ्टर गिविंग टू सबको, मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया, एक्सटर्नल बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद जो भी बचेगा, अगर वो बचा तो डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नहीं तो नहीं मिलेगा। बराबर है ना? ओनर्स ऑफ दी ये है, ओनर्स ऑफ द कंपनी है। तो फिर यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्राइटेरिया है, क्या है सर? मेरा लिक्विडेशन में लास्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सर? मेरा डिविडेंड ऑप्शनल है, ठीक है, डिविडेंड इज ऑप्शनल। देन सेकंड कम्स फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या होगा सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी में यहाँ पे कंपलसरी रिपेमेंट होगा, कंपलसरी रीपेमेंट होगा, बराबर। देन कम्स कंपलसरी, मेरा क्या होगा सर? कंपलसरी मेरा इंटरेस्ट पेमेंट होगा। इवन इफ माई प्रॉफिट्स आर, इवन इफ आई एम इन लॉसेस, मतलब लॉसेस में भी हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा सर? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का जो है ना, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा और डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का देखना है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, ये प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखना है मुझे इक्विटी में क्लासिफाई हो रहा है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्लासिफाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है ना वो तो कंपलसरी है, कंपलसरी पे करना है, और रिडम्पशन भी कंपलसरी है सर, रिडम्पशन भी कंपलसरी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ये, रिडेम्पशन कंपलसरी है यानी पेमेंट कंपलसरी है, और उसके बाद डिविडेंड भी कंपलसरी है यानी मुझे डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है ना, कंपलसरी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और कंपलसरी प्रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो फिर उस केस में उसको माना जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। और यहाँ पे जो डिविडेंड पे कर रहा है उसको माना जाएगा एज एन इंटरेस्ट कॉस्ट, और ये जो है ना ये है एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अगर इन केस समझो यहाँ पे रिपेमेंट कंपलसरी नहीं होता, यहाँ पे जो है ना रिपेमेंट कंपलसरी नहीं होता, और यहाँ पे डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता, राइट। तो फिर उस केस में क्या करते हैं सर? उस केस में उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेंगे तो फिर उस केस में वो हम कैपिटलाइज नहीं करते सर, क्यों? क्योंकि बोरिंग के मीनिंग, बोरिंग कॉस्ट के डेफिनेशन से ही बाहर है वो। समझा ये चीज? कोई डाउट है? नो सर। सिंपल। यहाँ पे हमने देख लिया सर कि मेरा जो इक्विटी कॉस्ट है और प्रेफरेंस कॉस्ट है, क्यों इंक्लूड नहीं करते? व्हाई डू वी एक्सक्लूड दिस कॉस्ट? क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, और ओनर्स का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं करते। देन सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स का मुझे देखना पड़ेगा वेदर इट इज अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है देन वील एक्सक्लूड, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फिर उस केस पे क्या करेंगे सर? उसका इंक्लूड करना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट। अब इंक्लूड करना पड़ेगा मतलब एलिजिबल है, अगर मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा तो फिर इंक्लूड करूंगा। सिंपल, यहां तक समझ गए सर? अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट। देन कम सर, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कैपिटलाइजेशन में अगर मेरा कंस्ट्रक्शन होगा, एक्विजिशन होगा और प्रोडक्शन होगा ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर? हम कैपिटलाइज करेंगे, बराबर। यही देखा था हमने। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है सर, एक्विजिशन क्या है सर, और प्रोडक्शन क्या है सर? ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? यानी मैं कोई भी मेरा असेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ फॉर माय बिजनेस पर्पस। किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी असेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। समझो फॉर एडमिन ऑफिस हुआ, फिर उसके बाद हेड ऑफिस बिल्डिंग हुआ, या फिर मेरा खुद का मशीनरी बना रहा हूँ, तो फिर ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। और ये कंस्ट्रक्शन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, यानी मेरा असेट जो है ना वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। तो फिर उसके लिए, उस केस में तो फिर वो जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है उसमें एडिशनली एडिशनली क्या, अगर लोन लिया है, अगर लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का जो इंटर बोरिंग कॉस्ट है ना वो भी ऐड कर देंगे सर। राइट, समझा क्या बोला? क्या सर? कंस्ट्रक्शन में समझो मेरा बिजनेस में कोई भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हो असेट को फॉर माई बिजनेस पर्पस, तो फिर इस केस में उसके लिए मैंने कुछ लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में मेरा एडिशनल जो जो कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है,
जो कंस्ट्रक्शन का, उसमें एडिशनल कॉस्ट जुड़ेगा मेरा बोरिंग कॉस्ट का, और मेरा टोटल कॉस्ट बनेगा सर। ठीक है। देन सेकंड, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट, अब यहाँ पे तुम लोग डाउट पे हो सकते हैं सर, एक्विजिशन मतलब समझो फॉर एग्जांपल मैंने लैंड लिया है, अभी लैंड लिया है, राइट, और लैंड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है क्या बनने में? नहीं ना। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, पैसा दे दूंगा और लैंड ले लूंगा। क्या ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में आ रहा है? नहीं। क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। तो फिर ये एक्विजिशन के केस में अगर बोरिंग कॉस्ट इनकर किया तो कैसा होगा सर? यहाँ पे दो केसेस है। अभी एक्विजिशन के केस में क्या करेंगे, एक्विजिशन केस में हम क्राइटेरिया देखेंगे। वो जो लैंड ले रहा है, जो भी लैंड परचेस कर रहा है, तो फिर लैंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ले रहा है क्या? लैंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ले रहा है क्या? कंपलसरी डेवलपमेंट होने वाला है क्या? अगर लैंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ले रहा है और तुरंत उसके ऊपर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर, उस केस में बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। अगर इनकेस समझो लैंड लूंगा और छोड़ दूंगा, वेकेंट छोड़ दूंगा, लैंड लूंगा और वेकेंट छोड़ दूंगा, तो फिर उस केस में सर यहाँ पे ये क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं ना। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने ले लिया और बेच दिया, और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है ही नहीं इसमें। तो फिर उस केस में हम इसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इफ यू आर परचेसिंग एनीथिंग, वो अगर वो जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेरा डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इन द सेंस, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अभी एग्जांपल कहाँ से दूं? तो यहाँ पे आ जाओ, एक्विजिशन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने क्या चालू किया था, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिंग किसके लिए? फॉर बिजनेस पर्पस एंड इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। उस केस में सर, उस केस में यहाँ पे ये जो है ना, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। समझ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सेकंड आता है सर मेरा एक्विजिशन। अब एक्विजिशन कैसे है सर? एक्विजिशन जो है ना, इसमें एग्जांपल देता हूँ, पहले वाला समझो। परचेज लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, क्या था सर, मुझे फैक्ट्री बनाना है, मुझे फैक्ट्री बनाना है, और फैक्ट्री बनाने के लिए मैं लैंड परचेज कर रहा हूँ। लैंड इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अगर लैंड परचेज ही नहीं करूंगा तो फिर मेरा फैक्ट्री कैसे बनेगा ना। तो लैंड इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और लैंड परचेज करने के बाद तुरंत उसके ऊपर क्या करूंगा सर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज चालू करूंगा। तो फिर उस केस में यहाँ पे ये जो है ना, ये एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है, राइट। ये तो एलिजिबल है सर, राइट। ये तो समझ गया। समझो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में, परचेज लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। परचेज लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हम ले रहे हैं लैंड और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं। यानी क्या, यहाँ पे मेरा फिक्स्ड ये नहीं है, फिक्स्ड डेवलपमेंट नहीं है उसके ऊपर, और ये कभी भी फ्यूचर में हो सकता है। तो फिर इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं सर, बोरिंग कॉस्ट, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। क्या ये चीज समझा? ये हुआ सर मेरा एक्विजिशन। इसका एक और एग्जांपल दूं क्या? एग्जाम्पल सर, समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या है, वायरलेस नेटवर्क, हमने एक इलिस्ट्रेशन में देखा था ना, एक वायरलेस नेटवर्क है। वायरलेस नेटवर्क मुझे ये करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, डेवलप करना है। अब वायरलेस कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना है, वायरलेस नेटवर्क का डेवलपमेंट जब करना है सर, यहाँ पे मुझे सबसे पहले उसका लाइसेंस लगेगा। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले लाइसेंस लगेगा। जब लाइसेंस है, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस नेटवर्क, राइट। तो फिर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन है, लाइसेंस को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। ये एक्विजिशन इज एलिजिबल फॉर माय कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है। देन थर्ड आता है सर,
प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या है सर? माय ओन इन्वेंट्री, प्रोडक्शन ऑफ ओन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या है सर? इन्वेंट्री में हमने जो डिस्कस किया था ना, जो रिपीटेटिव बेसिस लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, वो सब्सटेंशियल और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, तो फिर ये एलिजिबल नहीं है एज अ क्वालिफाइंग एसेट। बट अदर एसेट जो है वो एलिजिबल है, उसका हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। ये तीन चीज समझ गया? एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं हम कैप। मेरे वर्ड्स में, हाँ, ऐसा कोई बोला नहीं है, मेरे वर्ड्स में कैप बोलते हैं कंस्ट्रक्शन फॉर दी, मतलब याद रहने के लिए। यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट? आ जाओ, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हेड आउट? नो सर। अच्छा, ये वाला ही बोल रहा था मैं, टेलीकॉम वाला। फिर से बढ़ा देता हूँ, देखो। अ टेलीकॉम कंपनी हैज एक्वायर्ड 3G लाइसेंस। 3G लाइसेंस एक्वायर किया है। द लाइसेंस कुड बी सोल्ड और लाइसेंस टू अ थर्ड पार्टी। या तो बेच सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं सर? लाइसेंस कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। हाउएवर द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू यूज इट टू ऑपरेट वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क करने क्या करेंगे सर? इसको यूज करेंगे। अब क्या करेंगे आगे देखो। डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। डेवलपमेंट कब चालू होगा? जब लाइसेंस एक्वायर करूंगा, तो उसके बाद मेरा डेवलपमेंट चालू होगा। तो फिर उस केस में शुड द बोरिंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ 3G लाइसेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड अंडर द अंटिल द नेटवर्क इज रेडी टू इंटेंडेड यूज। यस, मेरा जो क्वालिफाइंग एसेट है उसको डेवलप करने में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए सर? सबसे पहले मुझे लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस ऑल्सो क्वालिफाइज एज एन क्वालिफाइड एसेट, और इसको क्या करेंगे सर? इसको क्वालिफाइंग एसेट मान के बोरिंग कॉस्ट जो भी है वो कैपिटलाइज कर देंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इन्वेस्टमेंट व्हिच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट अंडर इंड एस 23। सिंपल। इलेस्ट्रेशन नंबर 4 रीड कर लो। स्क्रीन दिख रहा है? दिखता है ना मेरा ये क्वेश्चन बैंक तो दिखता है ना? हाँ। क्योंकि कोई तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि तुम्हारा फॉन्ट बहुत छोटा है, तो फिर मुझे वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। शायद से वो हैंड रिटन नोट्स का बता रहा है। अच्छा। डन सर। डन। देख लो क्या है। A real estate company has incurred expenses for acquisition of permit allowing the construction of a building. It has also acquired equipment that will be used for construction of various buildings. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया सर? एक्विजिशन किया किसका? परमिट का। अलाउिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी क्या यहाँ पे स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या लिया है? परमिट लिया है, जो मेरा इनिशियल स्टेज है। अगर परमिट नहीं लेता हूं तो फिर मेरा बिल्डिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इट हैज ऑल्सो एक्वायर्ड बिल इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स। यानी क्या सर? कोई तो दूसरा इक्विपमेंट भी लिया है जो हम वेरियस बिल्डिंग्स के लिए यूज करेंगे। जब ये इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट मैंने परचेस किया और वेरियस बिल्डिंग्स में यूज कर सकता हूँ, स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर उस केस में क्या है? ये रेडी फॉर यूज है ना नाउ। रेडी फॉर यूज है। जब रेडी फॉर यूज है और एक्वायर कर रहा हूँ और तुरंत यूज कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या क्वालिफाइंग एसेट है क्या? बोलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो नो है ना सर। इक्विपमेंट, पूरा। क्या? नो सर। वेरी नहीं गुड। सर। हाँ, परचेस्ड, और यहाँ पे तुरंत क्या कर रहे हैं उसको? रेडी फॉर यूज है, यानी तुरंत यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। तुरंत यूज फॉर कंस्ट्रक्शन है और परचेस करो, ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर क्वालिफाइंग ऐसा नहीं है। बट ये जो स्पेसिफिक परमिट है ना, परमिट परमिट हम स्पेसिफिकली बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे, एक ही स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए, राइट। तो फिर यहाँ पे जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनता है, तब तक ये परमिट जो है वो चलता रहेगा, राइट। रेडी फॉर यूज नहीं है, बराबर। तो फिर उस केस के लिए ये क्वालिफाइंग एसेट है। कैन द बोरिंग कॉस्ट on the acquisition of the permit and the equipment be capitalized until the construction of the building is complete? तो फिर यहाँ पे किस किस का पूछ रहे हैं? परमिट का और इक्विपमेंट का पूछ रहे हैं सर। विद रिस्पेक्ट टू परमिट जो देखो, सिंस द परमिट इज स्पेसिफिक टू वन बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग का है, it is the first step in the wider investment project. It is a part of construction of the cost.
ऑफ बिल्डिंग विच मीट द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। सिंपल है सर, हमने जो एक्विजिशन वाला देखा था ना अभी, वो लैंड वाला एग्जांपल देखा था, टेलीकॉम वाला एग्जांपल देखा था, सिमिलर ही है। अब यहाँ पे आगे क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो है ना, नो, सिंस द इक्विपमेंट विल बी यूज्ड फॉर द अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं और ये रेडी फॉर यूज है at the acquisition date, hence it does not meet the definition of qualifying asset. Simple. कोई डाउट? नो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 10 रीड कर लो। डन। क्या है? फाइनेंस लीज के ऊपर ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज्ड एज अ बोरिंग कॉस्ट। सिंपल है। मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी ये क्वालिफाइंग एसेट है, ओके। मेरा क्वालिफाइंग एसेट है, उसके ऊपर जो वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो फाइनेंस लीज दे दूंगा, वो बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। सिंपल, यस करेंगे ना। मेरा बोरिंग कॉस्ट कुछ भी हो, दैट इज एक्सटर्नल बोरिंग कॉस्ट कुछ भी हो, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर है तो फिर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं सर, हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिंपल। देख लो यहाँ पे, yes the interest incurred for finance lease is specific to an asset, right? Interest is capitalized if the asset is a qualifying asset, qualifying asset है तो करेंगे सर, or is used solely for the construction of qualifying asset। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रेन, एग्जाम्पल दिया, क्रेन और अ डॉकयार्ड इज लीज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ शिप। ठीक है। अब क्रेन और डॉकयार्ड जो है ना, ये लीज्ड आउट किया है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप। अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप जो है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, ये क्वालिफाइंग एसेट है। क्यों क्वालिफाइंग एसेट है? क्योंकि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। और यहाँ पे जो फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज मतलब ये दोनों के ऊपर फाइनेंस लीज है ना, डॉक और डॉकयार्ड और क्रेन के ऊपर, इसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगा वो कैपिटलाइज कर सकते हैं सर। द शिप इज अ क्वालिफाइंग एसेट, द इंटरेस्ट ऑन द फाइनेंस लीज ऑफ द क्रेन एंड डॉकयार्ड इज कैपिटलाइज्ड एज अ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट ऑन फाइनेंस लीज कैन ओनली बी कैपिटलाइज्ड अप टू द पॉइंट व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीट। ये तो सिंपल है, ये पढ़ेंगे आगे हम, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सीसेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट देखेंगे हम। बस इतना समझ लो कि कब तक हम क्या करेंगे सर, कैपिटलाइज करेंगे, जब तक मेरा असेट कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं यूज कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि कंसेप्ट के लिए टाइम लगेगा। चलो कंसेप्ट की ओर ही बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया कि बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, क्या इंक्लूड होता है, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लिया हमने। अब बता है सर, नेक्स्ट कंसेप्ट, विच इज टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। विच इज टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स यानी क्या है सर, हम जब भी बोरो करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स है, दो टाइप है, डिफरेंट टाइप नहीं, ये दो ही टाइप है। ये दो टाइप क्या है वो हम देखेंगे। क्या क्या है देखो, बता देता हूँ। एक स्पेसिफिक है, वन इज स्पेसिफिक बोरोइंग एंड अदर वन इज जनरल बोरोइंग, राइट? एक है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक है जनरल बोरोइंग। कभी सुना है ये नाम, स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग, कभी सुना है? नो। नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ ना। अब ये स्पेसिफिक बोरोइंग का मीनिंग समझ लो। ठीक है। ये पीपी लिमिटेड है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, देखो बिल्डिंग, ये जाड़ वगैरह सब कुछ है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग। अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, पीपी लिमिटेड रेज्ड हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन नहीं, रेज्ड अमाउंट थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी क्या सर, फॉर दिस पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए था उसको, जो भी हब ऑफिस है वो बनाने, तो ये क्या किया सर, डिबेंचर्स इशू किया और पैसा रेज किया।
ठीक है, डिबेंचर इशू किया और पैसे पे किया। और ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के लिए ही वो ने क्या किया, डिबेंचर्स दिया, मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट कंस्ट्रक्शन के लिए ही क्या किया सर, उसने डिबेंचर इशू किया और ये लिया, क्या लिया, अमाउंट रेस किया। तो फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा इसके ऊपर, इंटरेस्ट कॉस्ट ये कंप्लीटली सर, कंप्लीटली कैपिटलाइज होगा, कंप्लीटली कैपिटलाइज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। समझा क्या? दिस बोरोइंग इज स्पेसिफिक टू दैट कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो भी कॉस्ट इनकर होगा, यहाँ पे सर कॉस्ट इनकर होगा, प्लस मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको ऐड करके मैं टोटल कॉस्ट निकलूंगा, इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरोइंग कब बोलते हैं सर, स्पेसिफिकली ले रहे हैं। 1 मिनट बचा है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं और उसमें कंटिन्यू करते हैं, तुरंत क्रिएट करेंगे। यस, कहाँ पे थे हम, स्पेसिफिक बोरोइंग। अब प्यार से सुन लो, प्यार से समझाता हूँ कि स्पेसिफिक बोरोइंग क्या है सर। स्पेसिफिक बोरोइंग अभी देखा कहाँ के, पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है सर, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जब कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के केस में मुझे कुछ पैसा लगेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। अब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं है सर, तो फिर उसकी क्या, पीपी लिमिटेड को क्या होगा, पैसा चाहिए होगा। अब पैसे जब चाहिए होगा तो फिर क्या करेगा सर, या तो लोन रेस करेगा, या तो फिर वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेगा। तो फिर पीपी लिमिटेड ने क्या किया सर, यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किया, राइट, डिबेंचर्स इशू करा और पैसे रेस किया। ठीक है, अब जो डिबेंचर इशू किया, दिस इज स्पेसिफिक टू दिस बिल्डिंग, स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए ही उसने रेस किया, जो ऑफिस है ना उसी के लिए रेस किया। तो फिर ये जो है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, इसको बोलते हैं सर स्पेसिफिक बोरोइंग। और ये स्पेसिफिक बोरोइंग में ये जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली जो भी कॉस्ट इनकर होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा इन माई कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो भी कॉस्ट होगा ना उसमें क्या होगा सर, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सर क्या सर, टाइम पीरियड इन्वॉल्व है क्या, टाइम पीरियड मतलब आगे समझ में आएगा, बट यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए कोई भी टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे हम। फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट हम कैपिटलाइजेशन के लिए का जो मेरा एक्सपेंडिचर है, कभी भी इनकर होने दो, कभी भी इनकर होने दो मेरा एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पे डायरेक्टली जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा सर, कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, यहां तक समझा? ठीक है, अब यहाँ पे समझो सर, यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेस किया था बोरिंग। सेकंड सेकंड जो भी डिबेंचर से अमाउंट आ गया, रिसीव फ्रॉम डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर से अमाउंट रेस किया। अब ये जो डिबेंचर से अमाउंट रेस किया, समझो फॉर एग्जांपल ₹10 लाख, ठीक है, इसमें से 5 लाख अभी रिक्वायर्ड था, तो 5 लाख यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट, 5 लाख यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, एंड 5 लाख मेरे पास एक्सेस बचा हुआ था सर, ये भी यूज करूंगा बट अभी यूजफुल नहीं है। तो फिर इसने क्या करा, इसको इन्वेस्ट करके रखा, क्या है सर, इन्वेस्ट करके रखा इन, इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स। चलो सर, यहां तक समझ में आया क्या क्या? देखो अमाउंट है मेरा 10 लाख का, 10 लाख में से सर 5 लाख का जो है ना कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी यूज कर लिया मैंने, 5 लाख बचा हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे फ्री पड़ा है। जब फ्री पड़ा है सर 5 लाख का, तो फिर उस केस में जो पीपी लिमिटेड है ना, होशियार है थोड़ा, तो फिर उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर लिया 6 मंथ्स के लिए। और इन्वेस्ट जब करेगा, यहाँ पे इनकम भी जनरेट होगा, इन्वेस्ट करेगा तो फिर यहाँ पे इनकम जनरेटेड, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम होगा मेरा यहाँ पे, इंटरेस्ट इनकम होगा ना। तो जब इंटरेस्ट इनकम होगा सर, ये किसके इससे आया है, मेरा जो डिबेंचर्स रेस किया था, मेरा जो लाइबिलिटी था उसी से रेस हुआ है ये इनकम, राइट। मेरे पास क्या था सर, डिबेंचर से रेस किया, उसको इंटरेस्ट पे करना है मुझे, राइट, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। वो इंटरेस्ट कॉस्ट मैं क्या करूंगा सर, कैपिटलाइज कर दूंगा। सेकंड, बट मेरे यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल इंटरेस्ट इनकम जो है, सॉरी एडिशनल जो अमाउंट है उसको क्या किया मैंने, इन्वेस्ट करके रखा, क्योंकि वो वेकेंट पड़ा था उसके लिए मैंने इन्वेस्ट करके रखा। जब इन्वेस्ट करके रखा तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ गया। तो फिर जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगा, जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगा, तो फिर कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे सर, कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे हम, जो भी इंटरेस्ट है, तो फिर बोरिंग कॉस्ट कितना भी है, जो भी टोटल मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसमें से लेस कर देंगे सर ये जो भी टेम्पररी इनकम है ना, इनकम को लेस करेंगे। क्यों सर, नेट नेट फायदा हो रहा है ना मेरा,
मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट मुझे कभी भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कमेंसमेंट में देखेंगे हम, कमेंसमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट में हम देखेंगे अगले कंसेप्ट में क्या कि सर जो बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, जितना हमने इनकर किया है एक्चुअल में। ठीक है, अब यहाँ पे बोरिंग इंटरेस्ट यहाँ पे 5 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर तो इंटरेस्ट मैं क्या कर रहा हूँ सर, इनकर कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद उसके ऊपर भी मैं अमाउंट भी कमा रहा हूँ ना, इनकम भी कमा रहा हूँ, तो फिर इसका और इसका जो नेट है वही कैपिटलाइज कर सकता हूँ मैं। तो फिर उसके लिए हम कैपिटलाइजेशन कितना कर सकते हैं, जो बोरिंग कॉस्ट है उसमें से लेस कर दूंगा, मेरा टेम्परेरी इनकम जो भी आएगा मेरा बोरिंग कॉस्ट उसको कैपिटलाइज कर दूंगा सर। तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग यानी क्या है, स्पेसिफिक बोरिंग यानी ये सर फॉर स्पेसिफिकली इफ यू हैव बोरोड फंड्स for the construction of anything, construction, acquisition या production of the assets, qualifying asset, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं सर, उसको बोरिंग कॉस्ट जो भी है वो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिक बोरिंग। अब स्पेसिफिक बोरिंग में सर क्या है, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग में अगर कोई भी टेम्पररी इनकम हमने रेज किया है, कोई भी टेम्पररी इनकम हमने जनरेट किया है, तो फिर उस केस में वो टेम्पररी इनकम मेरे टोटल बोरोइंग कॉस्ट से लेस हो जाएगा, और जो भी डिफरेंस है नेट अमाउंट मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल देख ले इसका, इसका एग्जाम्पल देख ले। हाँ। समझो, ए लिमिटेड बोरोड 9%, 10% रुपीज 50 lakhs, 50 lakhs to finance the construction of two qualifying assets। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, द लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब यानी इनिशियली हमने चालू किया था लोन का फैसिलिटी, एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज। कैसे यूटिलाइज किया, विथ रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड एट 5%। यानी क्या सर, हमने लोन लिया, लोन 1 अप्रैल को लिया, और उसके बाद उसका जो एडिशनल अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, हमने जो भी इन अमाउंट है मुझे बोरिंग से आ गया, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर दिया। उसके बाद एडिशनल फंड्स जो भी बचा है ना, उसको क्या किया, 5% के रेट से हमने क्या किया, इन्वेस्ट करके रखा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कैसे कैसे हुआ है, फर्स्ट, मेरा 1 अप्रैल को X1 फैक्ट्री है एंड ऑफिस है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को 5 lakhs, कितने लिया मैंने, 50 lakhs ना, समझो यहाँ पे 10 lakhs ये क्या है, और सेकेंड मेरा 1 अक्टूबर को X1, यहाँ पे मैंने 10 lakhs किया है। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग में और कितना बचता है, 15 lakhs, और ये होगा 15 lakhs। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है सर, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी। एक अच्छे से क्वेश्चन ही बना लिया हमने। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन क्या है सर, सिंपल सिंपल, ए लिमिटेड जो है वो बोरोइंग क्या है, ऑफ 10%, 10% का बोरोइंग कितना, 50 lakhs, 50 lakhs क्या है, स्पेसिफिकली किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट्स। ठीक है, दो क्वालिफाइंग असेट है, वो दो क्वालिफाइंग असेट के लिए 50 लाख बोरो किया है। यहाँ तक समझा, स्पेसिफिकली किया है, हाँ। फिर अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ सर, 1 अप्रैल X1 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, कंस्ट्रक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो गया।
द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल्ड, कब अवेल किया? ऑन 1 अप्रैल यानी स्टार्ट से, जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तब से हमने क्या किया सर, लोन फैसिलिटी भी अवेल किया है। एंड यहाँ पे यूटिलाइजेशन कैसा हुआ है? यूटिलाइजेशन मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग में 1 अप्रैल को 10 लैक्स हुआ था और 1 अक्टूबर को 10 लैक्स हुआ था। ऑफिस बिल्डिंग के लिए 15 लैक्स पहले हुआ और 15 लैक्स बाद में हुआ, ठीक है। इससे जो भी बचा है, यानी क्या है सर, यहाँ पे डिफरेंस है ना 6 महीने का, 6 मंथ्स का दिख रहा है क्या तुम्हें डिफरेंस? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, बराबर। यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक क्या है सर, यहाँ पे हमें मेरा जो फंड्स है वो वेकेंट पड़ा रहेगा। जो फंड्स वेकेंट पड़ा है उसके लिए हमारा क्या है, हमने 5% के रेट से इन्वेस्ट करके रखा है, उसको 5% के रेट से इन्वेस्ट करके रखा है। तो फिर यहाँ पे उसका निकालना पड़ेगा। स्पेसिफिक बोरोइंग में हम कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, नेट जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको ही हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन करते हैं। समझा यहाँ तक? सोल्यूशन देख ले क्या इसका, देख ले। Yes, sir. यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मेरा क्या क्या है यहाँ पे, फैक्ट्री बिल्डिंग और मेरा यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग। एक चीज अगर तुम लोग ध्यान दोगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो डेट्स है, एक हो रहा है 1 अप्रैल को, सेकंड हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे ये तो बता दिया सर, 5% के इनकम के रेट से हमने इन्वेस्ट करके रखा है 6 मंथ्स के लिए। दिस इज ठीक है, ओके, चलेगा सर, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे सर, जनरल बोरिंग पढ़ने के बाद, जनरल बोरिंग पढ़ने के बाद तुम्हें एक डाउट आ सकता है, क्या सर, जनरल बोरिंग में हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड के बेसिस में हम इंटरेस्ट कंपोनेंट कैपिटलाइज करते हैं बेस्ड ऑन टाइम बेसिस। यहाँ पे क्या स्पेसिफिक बोरिंग में भी वैसे करना है क्या? नहीं सर, स्पेसिफिक बोरिंग इज फॉर स्पेसिफिकली दैट कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकली ले रहे हैं हम, तो फिर यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा। जितना भी कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट है टोटल हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी कॉस्ट है पूरा का पूरा हम क्या करेंगे सर, कैपिटलाइज करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो बोरोइंग कॉस्ट कितना है, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, कितना आ रहा बोरोइंग कॉस्ट? सबसे पहले 1 अप्रैल को एक एक्सपेंडिचर हुआ है मेरा और 1 अक्टूबर को हुआ है, स्पेस भी नहीं है ना। 1 अप्रैल को कितना हुआ है मेरा, फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री का हुआ है 10 लैक्स। 10 लैक्स के ऊपर, 10 लैक्स के ऊपर 10%, कितना आएगा बताओ? 1 लाख आएगा ना। कितना आएगा सर, 1 लाख, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को भी हुआ है, कितना हुआ है सर, 10 लैक्स का ही हुआ है, 10%। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना, डायरेक्टली 1 लाख आ जाएगा, बराबर। देन नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमने कितना किया है, 15 लैक्स और 10%, तो 1 लाख 50 आ गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे 1 लाख 50 इंटू 10%, 15 लैक्स इंटू 10%, तो फिर यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा सर। मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना आ गया यहाँ पे, 2 लैक्स, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 लैक्स। समझ में आया? समझ में आया क्या क्या सर? सिंपल है। मेरा जो बोरिंग हुआ है, ठीक है, बोरिंग हुआ है और एक्सपेंडिचर हुआ है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे 10 लैक्स हुआ है, वो बोरिंग से हुआ है, उसके ऊपर मैंने क्या किया सर, इंटरेस्ट कंप्यूट किया। 1 लाख इंटू 10%, कैसा, 10%, यहाँ पे देख लो 10% बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है। समझा यहाँ तक? कोई डाउट है क्या, बोलो। No, sir. हम्म, अब आएगा सर सेकंड। हमने क्या किया सर, यहाँ पे वेकेंट फंड्स भी था मेरे पास। कैसे सर, यहाँ पे 1 अप्रैल को इतना हुआ था, तो मेरा यहाँ पे जो है ना वेकेंट फंड्स थे, कितना वेकेंट फंड्स थे सर, यहाँ पे वेकेंट फंड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग की केस में, फैक्ट्री बिल्डिंग की केस में 20 लैक्स किया था टोटल, राइट। फैक्ट्री बिल्डिंग की केस में 20 लैक्स किया था टोटल। अब 20 लैक्स में से 10 लैक्स तो मेरा ये था ना, 6 मंथ्स के लिए वेकेंट। 10 लैक्स बाद में क्या है, वो 10 लैक्स जो है यहाँ पे, जो 10 लैक्स है ये तो वेकेंट था। यहाँ पे 15 लैक्स तो वेकेंट था ना, उसके ऊपर मैंने क्या किया, 5% के रेट से हमने इन्वेस्ट करके रखा है सर। इन्वेस्टमेंट इनकम, दिस इज नथिंग बट टेम्पररी। कितना है एक ही केस में, 10 लैक्स वेकेंट था 6 महीने के लिए, 5% के लिए
6 मंथ के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट इनकम है, हाँ, यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा, सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा। जब बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट कर रहे तब नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम तो सिंपल है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम जितने महीने के लिए मिलेगा उतना ही कंसिडर करूंगा। बताओ कितना आएगा, 50,000। यहाँ पे भी कितना आएगा सर, 15 lakhs 6 महीने के लिए वेकेंट पड़ा था, इंटू 5%, इंटू 6/12, नहीं यहाँ पे 50,000 नहीं आएगा ना, 25,000 आएगा आई गेस, इंटू 6/12, 25,000 नहीं है। 15 lakhs के ऊपर देख लो कितना आएगा, 32,500, 37,500, ये लेस कर दूंगा सर मैंने, लेस कर देना है, लेस कर दो कितना आएगा, तो मेरा यहाँ पे नेट बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगा। नेट बोरिंग कॉस्ट कितना आएगा सर, 2 लाख माइनस 25,000, और 3,37,500। ये मेरा नेट बोरिंग कॉस्ट है सर, ये मेरा कैपिटलाइजेशन में कर सकता हूँ। समझा ये चीज, मैंने यहाँ पे सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट किया। अब क्या होगा सर, जो भी कॉस्ट इनकर किया है मैंने, जो कॉस्ट इनकर किया, ये कॉस्ट, अरे यार, कॉस्ट कितना है सर, 20 lakhs प्लस मेरा बोरिंग कॉस्ट 17,500, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ माई बिल्डिंग आ जाएगा। समझा यहाँ तक, फिर से समझाऊं? समझ गया? देख लो क्वेश्चन को, यस। देख लो एक बार, एक बार देख लो। ओके। फिर से आ जाओ, बताता हूँ मैं क्या है सर, स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग क्या है सर, स्पेसिफिक बोरिंग, अगर मैंने कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग है, स्पेसिफिक टू दैट एसेट, तो हम क्या करेंगे सर, इसको स्पेसिफिक बोरिंग मानेंगे, और इसके ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगा वो बोरिंग कॉस्ट क्या करूंगा, मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करूंगा, ये कंप्लीट बोरिंग कॉस्ट करूंगा, यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, देन कम्स, अगर कोई सर, अगर कोई भी मेरे पास टेम्पररी इनकम है, क्या है सर, टेम्पररी इनकम है, तो फिर उस केस में वो टेम्पररी इनकम मैं लेस कर दूंगा, राइट, बोरिंग कॉस्ट में से लेस कर दूंगा, और मेरा यहाँ पे नेट बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर दूंगा सर। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया था। अब क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन मैंने क्या किया था, 50 lakhs बोरो किया था। ठीक है, कितना, 10% के रेट से, बराबर। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को किया था, और जो भी रिमेनिंग फंड्स है, यानी मेरे पास वेकेंट फंड्स है, वो 5% की रेट से क्या किया सर, इन्वेस्ट करके रखा है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऐसा देखो, ऐसा किया है, 1 अप्रैल को किया है, 1 अक्टूबर को किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर और ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर, राइट। हमने कंप्यूट किया है सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट कैसा सर, यहाँ पे 10 lakhs इनकर क्या है और 10 lakhs इनकर क्या है, इन दोनों के ऊपर बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा सर, इंटू 10%। या फिर तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना, 2 lakhs जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे निकलोगे, डायरेक्टली सर हम कैसे कर सकते थे, 20 lakhs इंटू 10%, तो डायरेक्टली मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2 lakhs। यहाँ पे डायरेक्टली 30 lakhs इंटू 10%, ये भी कर सकते थे, 3 lakhs, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं है, बस मैं डेट डेट वाइज दिखा दिया। तो मेरा यहाँ पे आ गया 2 lakhs एंड 3 lakhs। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, ये जो 10 lakhs था, ये जो 10 lakhs है ना, वो वेकेंट पड़ा था मेरे पास, यानी फ्री पड़ा था। उसको मैंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कितने परसेंट की रेट से, 5% की रेट से, कहा गया 5% मेरा, हाँ, यहाँ पे 5% के हिसाब से। तो ये 5% 6 मंथ्स के लिए किया है ना, तो फिर ये जो टेम्परेरी इनकम है उसको मुझे लेस करना पड़ेगा। कैसे करूंगा सर, 10 lakhs मेरा वेकेंट पड़ा था 5% की रेट से 6 महीने के लिए, तो फिर यहाँ पे देख लो, फिर 25,000 आ गया, तो मेरा बोरिंग कॉस्ट आ गया नेट। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही किया, तो ये मेरा नेट बोरिंग कॉस्ट हुआ स्पेसिफिक रिलेटेड, और इसको मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज कर दूंगा। सिंपल। चलो सर, ये तो पार्ट है हो गया। यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ तुम्हें,
नोट क्या है? टाइम पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग। फुल बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड irrespective of expenditure। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है? नोशनल बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। यानी क्या है सर? ये क्या बोला, मुझे समझा नहीं। क्या बोला ये समझा नहीं, नोशनल बोरोइंग कॉस्ट। नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोरो किया था सर। किसके लिए? बिल्डिंग के लिए बोरो किया था। स्पेसिफिकली क्या किया था सर? डिबेंचर्स इशू किया था। और डिबेंचर्स के ऊपर कॉस्ट आएगा तो फिर क्या करूंगा, उसको जो जो कॉस्ट है मेरा एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। अब समझो पीपी लिमिटेड के पास फ्री कैश पड़ा था। फ्री कैश पड़ा था, उसने कुछ डिबेंचर्स वगैरह इशू नहीं किया। उसने क्या किया, डायरेक्टली वो जो कैश है उसमें बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे और पीपी लिमिटेड सोच रहा है कि सर यहाँ पे जो मैंने ना कैश मैंने इन्वेस्ट किया ना, अगर यही कैश मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, कहीं दूसरी जगह म्यूचुअल फंड्स में हुआ, शेयर मार्केट में हुआ या एफडी में करता हूँ, तो 6% के रेट से मुझे कुछ तो कुछ इनकम मिलता था ना, कुछ ना कुछ इनकम मिलता था। तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज कर दूं क्या बिल्डिंग में? बोलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? पीपी लिमिटेड के पास कैश पड़ा था। अब कैश जो है ना वो ने किसके लिए यूज किया? बिल्डिंग के लिए यूज किया, राइट? अब पीपी लिमिटेड का दिमाग में क्या आ रहा है, सर मैंने तो इसको अगर एफडी या फिर की कहीं और मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो फिर उस केस में मुझे मिलता था ना अमाउंट, इंटरेस्ट इनकम मिलता था। तो ये इंटरेस्ट इनकम मेरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब क्या करूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये नोशनल है। हमने एक्सटर्नल पार्टी को अगर इंटरेस्ट पे किया और एक्सटर्नल पार्टी से बोरो किया, तभी उस केस में क्या करूंगा सर? उस केस में मैं कैपिटलाइजेशन जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकता हूँ। राइट, समझा ये चीज? तो उसके लिए मैंने बोला यस। कि नोशनल बोरोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। आ जाओ हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6। यस, देख लो ये इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी तो आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी क्वेश्चन से मैंने क्या किया, एग्जाम्पल बनाया था। देख लो क्वेश्चन एक बार, रीड कर लो। डन। डन। चलो हम रीड करते हैं। अल्फा लिमिटेड on 1st April X1 borrowed 9% 30 lakhs to finance the construction of two qualifying assets। तो यहाँ पे क्या किया सर? अल्फा लिमिटेड ने 1 अप्रैल को 9% के रेट से 30 lakhs बोरो किया है टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट्स। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब जो 1 अप्रैल को कंस्ट्रक्ट स्टार्ट हुआ तभी से हमारा लोन फैसिलिटी स्टार्ट हुआ। एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलोस विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7%। यानी क्या है सर? यहाँ पे 30 lakhs मैंने लोन लिया
और उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा था वैसे वैसे इन कॉस्ट इनकर हो रहा था। जो भी एडिशनल फंड्स थे ना, एडिशनल फंड्स, वो एडिशनल फंड्स मैं इन्वेस्टेड करके रखा था। अब फैक्ट्री बिल्डिंग में देखो इतना है, ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इतना है, 1 अप्रैल को इतना किया, 1 अक्टूबर को इतना किया, यानी क्या सर, यहाँ पे 6 मंथ्स का गैप है, 6 मंथ्स का जो गैप है, यहाँ पे 6 मंथ्स में मैंने इन्वेस्ट करके रखा था एट द रेट ऑफ 5%। ये इन्वेस्टमेंट इनकम क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और अभी आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। राइट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। करेंगे सोल्यूशन, Yes. आ जाओ। देख लो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसका ही हम सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या करेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। इसका है फैक्ट्री बिल्डिंग और है ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले मुझे बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। बोलो बोरिंग कॉस्ट कितना है। देखो बोरिंग कॉस्ट मेरा टोटल 10 lakhs है, राइट। फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर टोटल 10 lakhs है, डायरेक्टली मैं कंप्यूट कर सकता हूँ। 10 lakhs इंटू 9%, बराबर ना। 9% मेरा क्या है सर, 9% इज माई बोरिंग कॉस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो कितना आता है ये, 90,000। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 20 lakhs होगा सर, यहाँ पे होगा 20 lakhs इंटू 9%। 20 lakhs से ऊपर 9%, 1,80,000। कैलकुलेशन देख लो एक बार। सेकेंड मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करूंगा, दैट इज टेम्पररी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे करूंगा सर, यहाँ पे देख लो। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए मेरा 5 lakhs जो है, 5 lakhs जो है फैक्ट्री बिल्डिंग के केस में, 5 lakhs जो है फैक्ट्री बिल्डिंग के केस में वेकेंट था, बराबर। 5 lakhs 7% की रेट से 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करके रखा था मैंने, बराबर ना। देख लो 5 लाख, Yes. 5 लाख इंटू कितना, 7% इंटू 6/12, बराबर। तो यहाँ पे कंप्यूट करके बताओ कितना आएगा। 17,000 के आसपास कुछ आ रहा है क्या। 5 lakhs इंटू 7। 17,500. हम्म, 17,500. ओके वेरी गुड। सेम यहाँ पे 10 lakhs जो है ना वेकेंट था मेरा, कितना, 7% के रेट से, 6/12, बताओ कितना आएगा। 70 70 7 35 आएगा ना, 35,000। तो मेरा यहाँ पे सर आ जाएगा नेट बोरोइंग कॉस्ट। कितना आएगा नेट बोरोइंग कॉस्ट बताओ। 90 में से जाएगा मेरा 17,500, 72,500। और सर मेरा यहाँ पे 18,000, सॉरी 1,80,000 में से जाएगा मेरा 35,000, 14
500। ठीक है, अब आएगा सर सेकेंड, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। राइट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पार्टिकुलर्स सेम होगा, ज्यादा क्यों मेहनत लेना है। तो फिर टोटल कॉस्ट कितना होगा, फर्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है सर इसके केस में, 10 लाख है, फैक्ट्री बिल्डिंग के केस में 10 लाख। और मेरा यहाँ पे जो ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग के केस में 20 लाख। 20। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरा बोरोइंग कॉस्ट, कितना है 72,500, और यहाँ पे 14,500, सॉरी 1,45,000 है क्या ये? हम्म, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट इज सर, कितना है टोटल कॉस्ट, 72,500, 10 लाख 72,500, यहाँ पे हो जाएगा 21 लाख, 21,4,500। यस, समझा ये चीज, कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. पक्का? Yes. चलो, यहाँ पे क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्रीज पूछा नहीं है, बट इन फ्यूचर पूछेंगे, तो फिर अभी इसमें एक बार कर लेते हैं क्योंकि अपने पास कम टाइम है नेक्स्ट कंसेप्ट चालू करने, तो जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं ना। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले सर, सबसे पहले मैंने एक्सपेंडिचर लोन लिया है, लोन लिया, लोन का ठीक है, लोन का जरूरत नहीं है, लोन बोरो किया था, चलो लोन का भी करते हैं। लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बराबर, कितना लिया सर 30 लाख, ये टोटलिटी बेसिस में कर रहा हूँ मैं, 30 लाख लिया है मैंने। जर्नल एंट्री लिख लो, बिंग लोन भी है, ठीक है। सेकंड होगा सर, मैंने इसके ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू करना है। अब इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए अलग होगा और ऑफिस बिल्डिंग के लिए अलग होगा, ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए अलग होगा और इसके लिए अपना ऑफिस बिल्डिंग के लिए। तो फिर सबसे पहले फैक्ट्री का कर लेते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, कितना किया हमने 72,500, डायरेक्टली लिख रहा हूँ नेट 72,500, 72,500, ठीक है। और इसके बाद सर यहाँ पे असेट में फैक्ट्री बिल्डिंग में ये क्या होगा सर, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना 72,500, और ये जाएगा सर 72,500, सिंपल। देन ये सेम होगा, किसके लिए सेम होगा सर मेरा, किसके लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए, सेम होगा सर मेरा ऑफिस बिल्डिंग के लिए, सेम जर्नल एंट्रीज होगा। राइट, सेम एज अबाउ, क्यों, क्योंकि सर सिर्फ अमाउंट चेंज हो गया, बाकी का जर्नल एंट्रीज तो सेम होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई भी डाउट है यहाँ पे? No, sir. वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स में दो आते हैं, एक स्पेसिफिक आते हैं, जनरल आते हैं। स्पेसिफिक में एंटिटी बोरोज फंड स्पेसिफिकली टू ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एसेट, राइट, स्पेसिफिकली किसके लिए बोरो करते हैं सर, क्वालिफाइंग एसेट क्या ये करने। और कैपिटलाइज द टोटल बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द रिलेटेड एसेट आफ्टर डिडक्टिंग टेम्पररी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग्स, ये हमने हैंड रिटन नोट्स पे लिखा है, ठीक है। अब मैंने एक झलक देता हूँ किसका, मेरा जनरल बोरोइंग का। अब आएगा सर जनरल बोरोइंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने स्पेसिफिक ये समझा था सर, स्पेसिफिक क्या समझा था, कि हमने कोई भी बिल्डिंग है या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है क्वालिफाइंग एसेट का, उसके लिए स्पेसिफिक हमने बोरो किया है फंड्स, तो फिर उस केस में उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, राइट। अब यहाँ पे समझो मैंने
कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने स्पेसिफिक कुछ बोरिंग ये नहीं किया, स्पेसिफिकली बोरो नहीं किया, बट यहाँ पे जनरली मेरे पास जो बोरिंग्स थे, पहले के बोरिंग्स थे, या फिर अभी जनरली बोरो किया मैंने, जनरली बोरो किया, और वो बोरोड जो फंड्स है वो मैंने क्या किया सर, यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी स्पेसिफिकली बोरो नहीं किया, यहाँ पे कोई दूसरा पर्पस के लिए भी किया होगा बोरिंग्स, लेकिन यहाँ पे यूजफुल हो रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बिल्डिंग के लिए, तो फिर उस केस में वो जो फंड्स है वो उसके लिए यूज किया। तो इसको बोलते हैं सर जनरल बोरिंग। क्या बोलते हैं? जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग इज नथिंग बट those borrowings which is not specific borrowings। कैसा है डेफिनेशन? इंटर में लॉ पढ़ा होगा ना, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वैसे ही जनरल बोरिंग्स विच इज नॉट अ स्पेसिफिक बोरिंग। यानी क्या है सर, सिंपल है, यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग के लिए हमें क्राइटेरिया पता है कि क्या करना है। अदरवाइज देन स्पेसिफिक बोरिंग, कोई भी बोरोड फंड्स हम यूज कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द एसेट्स, तो फिर उस केस में सर वो क्या करेंगे, हम उसको जनरल बोरिंग मानेंगे। ठीक है, जनरल बोरिंग मानेंगे। अब जनरल बोरिंग के केस में क्या होता है सर, जनरल बोरिंग पे समझो फॉर एग्जांपल, समझो यहाँ पे मैंने टर्म लोन लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर्स भी दिया है, फिर उसके बाद ये एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है, बराबर। और यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे इसका रेट है 10%, इसका रेट है 5%, इसका रेट है 7%, बराबर। सबका जो है ना, सबका सबका रेट क्या है, अलग अलग है ना, 10%, 5%, 7% ऐसा, बराबर। तो फिर इस केस में क्या होगा सर, हम कौन से रेट से कैपिटलाइज करें, कौन से रेट से कैपिटलाइज करें? 10% ऐसा बोलेंगे कि सर कितना एक्सपेंडिचर टर्म लोन से यूज किया है उसमें से 10% कर लो, जितना डिवेंचर से यूज किया है उसका 5%। ऐसा पता नहीं होता है ना हमारे पास, फंड्स तो मेरे पास एक ही साथ आता है, और वो फंड्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्डिंग के लिए यूज करूंगा, बराबर। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं सर, इसके लिए हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलते हैं। क्या निकलते हैं सर? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ये कैसा निकालना है नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं, क्योंकि 2 मिनट ही बचा है। बट यहाँ पे इतना समझ लो कि सर हम क्या करेंगे, इसका जो है ना वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जितना भी बोरोड फंड्स है इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है उसका न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाय इसका टोटल, टोटल बोरोड फंड्स उसका डिनोमिनेटर में आएगा, तो फिर वेट कंप्यूट हो जाएगा। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया टाइम पीरियड के हिसाब से, समझो मैंने एक्सपेंडिचर इनका किया है 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को, 1 जैन को, तो यहाँ पे कैसे कंसिडर करेंगे सर, ये फुल ईयर के लिए कंसिडर किया है, फुल ईयर के लिए यूज किया है, ये जो है 6 मंथ्स के लिए किया है, और ये जो है ना ये 3 महीने के लिए किया है। तो फिर सर यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन होगा बेस्ड ऑन टाइम पीरियड होगा। यानी क्या, फॉर अप्रैल में जितना भी अमाउंट यूज किया है ना वो 12 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज होगा, बराबर। फिर अक्टूबर में जितना भी किया है वो 6 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद जो जनवरी में किया है वो 3 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ऐसा हम कैपिटलाइजेशन सीखेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज जनरल बोरिंग। हमने दो सीखा था, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक तो हम स्पेसिफिकली हम ये करते हैं क्या सर, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन और प्रोडक्शन के लिए हमने स्पेसिफिकली बोरो करा है, और स्पेसिफिकली उसमें ही कैपिटलाइज कर देते हैं विदाउट कंसिडरिंग टाइम पीरियड। बट जनरल बोरिंग समथिंग अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग, और स्पेसिफिक बोरिंग के अलावा जो भी बोरिंग्स हो गए वो जनरल बोरिंग होंगे सर। और यहाँ पे जो भी बोरिंग्स हम यूज करेंगे उसको कैसे करेंगे सर, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलूंगा, और कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन माई टाइम पीरियड हो जाएगा सर। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट है यहाँ तक? No, sir. ओके, आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।